आखिर क्यों नहीं लड़ पाते घर खरीदार अपनी लड़ाई बिल्डर के खिलाफ। वो सल्किंग मोड में होते हैं, सड़क पे आते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में बिल्डर द्वारा चुप करा दिए जाते हैं। जबकि बिल्डर की गलतियां होती हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर्ड देर से होता है, मिसमैच होते हैं प्रॉमिस और प्रोडक्ट में, और सिंपली इंटेंशनल चीटिंग भी होती है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और अपने वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बिल्डर को क्या इंपावर कर देता है और क्यों होम बायर अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। बॉलीवुड मूवी क्रांति का एक पंचलाइन डायलॉग है, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का जस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। हालांकि ये पंचलाइन डायलॉग जिंदगी के कई दूसरे मामलों में भी फिट बैठता है, लेकिन बात जब प्रॉपर्टी की हो, बिल्डर बायर डिस्प्यूट्स की हो, तो ये एक डिवाइन स्टेटमेंट मुझे दिखता है। होम बायर्स अपनी लड़ाई बिल्डर के खिलाफ नहीं लड़ पाते हैं। देखिए, कोई भी बिल्डर कितना भी अमीर हो, पावरफुल हो, बायर्स को चुप नहीं करा सकता है। अगर बायर्स अपनी कलेक्टिव स्पिरिट में कॉमन कॉज के लिए खड़े हो जाएं, इनजस्टिस के खिलाफ, बिल्डर का जो फसाड होता है कि बहुत पावरफुल है, रूथलेस है, अब मसलमैन बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है, वो सब डिमोलिश होता है 1 मिनट में। अगर आपके पास एक नैतिक बल हो कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी है और हम सही हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉमन कॉज के नाम पे बिल्डर बायर के बीच की जो लड़ाई शुरू होती है वो कॉमन अक्सर नहीं होता है। प्राइमा फेसी वो दिखेगा कि कॉमन कॉज है, लेकिन कॉमन नहीं होता है। एक हाउसिंग सोसाइटी में हर बायर का अपना डेफिनेशन होता है, अपना सेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिल्डर के खिलाफ लड़ाई में उतरने के लिए। एक जो लेजिटिमेट फाइट होती है, जो कन्विक्शन होना चाहिए कि हम सही हैं, वो शुरू ही होता है एक दूसरे के खिलाफ सस्पिशियंस, वन अपमैनशिप, कई बार अल्टीरियर मोटिव के साथ। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि नए नए होम बायर एक जगह आते हैं, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के बारे में, तो थोड़ा एक दूसरे को लेकर के सस्पिशियन होता है। ये तो बहुत नेचुरल है कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं एक अपार्टमेंट में, उनका जिंदगी को देखने का नजरिया, उनका सोसाइटी में रहने का आउटलुक बहुत अलग होता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। रियल प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जिनका की इंटेंशनल विजन गलत होता है कि मुझे जो शूट करता है वही बॉटम लाइन है, और कलेक्टिव फाइट जो है वो एक लैडर है उस लेवल पर जाने के लिए जहां बिल्डर मजबूर हो जाए कि हम कुछ लोगों की बात सुने। ये शॉर्ट टर्म गेन जो होता है वो लॉन्ग टर्म पेन में अक्सर बदल जाता है। वो होम बायर्स जो ये मेंटेन करते हैं सीधे सीधे कि वो बिल्डर से नहीं लड़ सकते, बिल्डर पावरफुल है, हमें पीसफुली सोसाइटी में रहना है, हमारी जिम्मेदारी फैमिली है, जॉब है, वो बिल्डर के प्रायोरिटी बायर होते हैं, बिल्डर के प्रेफर्ड बायर होते हैं। लेकिन ये बायर को ब्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गेम स्पॉयलर्स नहीं होते हैं, वो बार ऑफ एक्सपेक्टेशंस नहीं उठाते हैं। वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका अपना सोसाइटी को कोई एक्सप्लिसिट हार्म करने का एजेंडा नहीं होता है, हालांकि उनकी वजह से बिल्डर को फायदा होता है। रियल शॉक्स वो होम बायर हैं जो हमेशा कॉमन कॉज की बात करते हुए आगे आते हैं। उनको सोसाइटी के बाकी लोगों का भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस देश में हर किसी को एक क्रांतिकारी चाहिए और पड़ोसी के घर में चाहिए जो उनकी लड़ाई लड़ सके। ये जो एक्टिविस्ट होते हैं वो बिल्डर के खिलाफ बहुत टफ पोस्चरिंग ज्यादा देर तक मेंटेन करते हैं, बजाय उनके जो फर्स्ट टेम्पटेशन में ही सरेंडर कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी बायर है जिराकपुर में जिसने बिल्डर को कोर्ट में ड्रैग किया है दूसरे विक्टिम बायर्स के साथ, और उसे मुझे बताते हुए, मुझसे शेयर करते हुए शर्म भी नहीं आई जब वो कहता है बिल्डर मुझे पैसा देगा तो मैं क्यों मना करूंगा चुप रहने के लिए। अगर मैंने अपना गर्दन आगे निकाला है, रिस्क लिया है, तो मैं डिजर्व करता हूं कि बिल्डर को मुझसे प्रॉब्लम है और मेरे चुप रहने से उसका काम होता है तो मुझे पैसे दे। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बायर्स में कोई शर्मिंदगी नहीं होती है कि वो सबोटाज कर देते हैं होम बायर्स का कलेक्टिव फाइट जो होता है एक माइटी बिल्डर के खिलाफ, और वो पूरी प्रॉपर्टी बायर्स का, पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट डैमेज करते हैं। मैंने अपने अनुभव से 5 तरीके के बायर्स को मैंने देखा है। अब मेरा तकरीबन 2 दशक का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के तौर पे। पहला ग्रुप ऑफ बायर्स वो है जो बिल्डर के अपने प्रॉक्सी बायर्स होते हैं।
एक स्मार्ट बिल्डर ये जानता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और वो अपने प्रॉक्सी बायर को थोड़ा लोअर प्राइस पे घर बेच देता है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुटेबली यूज किया जा सके। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता है क्योंकि वो आपके बीच में एवरेज होम बायर्स दिखते हैं, लेकिन वो बिल्डर से लड़ते भी रहते हैं, दूसरे होम बायर्स के बिहाफ पे लड़ते रहते हैं। ये अलग बात है कि ये फसाड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक्चुअली फ्रेंडली फाइट होता है और एजेंडा प्राइवेट में डिस्कस हो जाता है, सेटल हो जाता है। उनके कुछ डिमांड्स जो सोसाइटी के लिए होते हैं वो बिल्डर मान भी लेता है ताकि इन एक्टिविस्ट को सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी मिल जाए कि ये दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर कोई दूसरा ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट खड़ा भी होता है उस सोसाइटी में तो ये लोग जाकर विलिंगली उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। एक बार वो उस ग्रुप में एंटर कर जाते हैं तो वो असेस कर लेते हैं कि दूसरे ग्रुप का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। उसके बाद या तो वो उन्हें चुप करा देते हैं या आपस में एक दूसरे से लड़ाई करा देते हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ बायर्स जो बिल्डर को कन्फ्रंट करते हैं वो तो सिंपली ब्लैकमेलर्स होते हैं। वो बिल्डर को आर्म ट्विस्ट करते हैं। ज्यादातर केसेज में ये लोग ग्रुप में बुकिंग करते हैं, ग्रुप में होम बाइंग करते हैं ताकि कलेक्टिव फाइट उनके लिए आसान हो जाए। कुछ नोटोरियस मार्केट की बात करें जैसे नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के एरिया में लोकल प्रोफेशनल ब्लैकमेलर्स भी हैं। एक स्मार्ट बिल्डर जानता है इनकी आइडेंटिटी और इंटेंट और इनके ट्रैप में नहीं पड़ता है, ग्रुप बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करता है। लेकिन ज्यादातर बिल्डर जो इनके ट्रैप में बुकिंग ट्रैप में आ जाते हैं बल्क बुकिंग में, उन्हें बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। इसका यह मतलब नहीं है कि अनप्रोफेशनल और अनऑर्गेनाइज्ड ब्लैकमेलर बायर्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं और पहचानना आसान इनको भी नहीं होता है। एक बार इनको पैसा मिल जाता है या बिल्डर किसी तरीके से ऑब्लाइज कर देता है, ये अपना ट्यून ओवरनाइटली इतनी बेशर्मी के साथ चेंज कर लेते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट प्रोजेक्ट्स अचानक से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बन जाता है। सोसाइटी के ग्रुप्स में ये सब चलता है और वो सडनली सबको इकोनॉमिक विजडम की प्रीचिंग शुरू कर देते हैं कि भाई देखिए, हम होम बायर्स को समझना पड़ेगा, इतने पैसे में हमें ऐसा ही घर मिलेगा, इतने पैसे में हमें ऐसी ही अब अमेनिटीज मिलेगी। तीसरा बायर वो लोग जिनको इमोशनल फूल कहा जा सकता है। अगर उनका घर मन लायक नहीं मिला है, जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा नहीं मिला है, पुअर मेंटेनेंस है, उनके घर में सीपेज है, डेप्रिशिएशन भी हो रहा है पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से, वो फिर भी इस इमोशनल ट्रैप में रहते हैं कि कोई मेरे स्वीट होम को क्रिटिसाइज नहीं कर दे। एक स्मार्ट बिल्डर जानता है कि ऐसे इमोशनली फुल बायर्स को कैसे यूज करना चाहिए और वो हमेशा ये उनके बीच में फैलाता रहेगा कि आप प्रॉपर्टी को क्रिटिसाइज करेंगे तो बहुत तेजी से डेप्रिसिएशन होगा, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे पुअर कंस्ट्रक्शन और पुअर मेंटेनेंस के बाद भी एप्रिसिएशन मिल जाएगा अगर आप उस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज ना करें। चौथे कैटेगरी ऑफ बायर्स जो हैं वो बेसिकली एक गलेबल सोल्स हैं जो फाइट में तो उतर जाते हैं, इंटेंशंस भी नोबल होते हैं, लेकिन उन सही लोग अपने साथ नहीं चुन पाते हैं। वो सोसाइटी में उन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए, जनरल वेलफेयर के लिए, जिनका अपना शॉर्ट टर्म एजेंडा होता है। एक बार एक्सपोज होता है उनके सामने रियलिटी कि उनके साथ लड़ने वाले बाकी लोग कैसे हैं, ये बायर प्रेफर करते हैं कि लेट्स बाय आउट पीस, और वो लड़ाई को मिडवे छोड़ देते हैं। इनिशियल लड़ाई में बिल्डर बैकफुट पे भी होता है, लेकिन इन बायर्स के फिर पीछे हटने के बाद लड़ाई बायर्स हार जाते हैं। फाइनल एनालिसिस में आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, दूसरे होम बायर्स हैं, वो उनको नीचे नजर से देखते हैं क्योंकि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनकर रह जाते हैं, ना कि पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनते हैं। पांचवी कैटेगरी ऑफ बायर्स जो है वो बिल्डर के साथ पूरी राइट इंटेंशन के साथ लड़ाई में उतरते हैं, लेकिन इवैल्यूएट नहीं करते कि इसका नेचुरल और रिएक्शनरी कंसेक्वेंस क्या होगा। एक बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सामने आता है, कन्फ्रंटेशन का होता है, वो पीछे हट जाते हैं। मानता हूं आसान नहीं होता है बिल्डर से लड़ना जिसके पास पैसा है, मसल पावर है, लेकिन बिल्डर भी ये समझता है कि इन बायर के लिमिटेशंस क्या हैं। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनकी जॉब है, इनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन ये जो स्पाइनलेस बायर हैं, इनके पास इस बात का जवाब नहीं होता है कि वो आगे आते क्यों हैं,
वो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन ही क्यों रेज करते हैं दूसरे होम बायर्स के लिए जब उनके पास लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं होती है? क्या वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, इतने सोशली कॉन्शियस नहीं है कि समझ सकें कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं? और जब एक लड़ाई होती है तो बिल्डर बायर की लड़ाई में लॉन्ग टर्म उसके कंसेक्वेंसेस भी क्या होते हैं? इनको मैं रिबेल टर्न रैट बायर कहता हूं, जो कि सोसाइटी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को बहुत डैमेज कर देते हैं। एक बिल्डर इतनी आसानी से एक मेंटेनेंस का, सोसाइटी के मेंटेनेंस का क्रीमी बिजनेस क्यों छोड़ देगा अगर आप उससे फाइट में नहीं लड़ने की हालत में हैं? स्मार्ट बिल्डर जानता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे की जाती है, और ये जितने भी एक्टिविस्ट बायर्स होते हैं वो उनको आपस में ही लड़ा देता है, एक दूसरे के खिलाफ सस्पिशन क्रिएट कर देता है, थोड़े पेटी टेम्पटेशन दे देता है कुछ लोगों को पैसे का या कुछ और बेनिफिट का, और ज्यादातर मामलों में ये बिल्डर के फेवर में काम करता है। ज्यादातर मामलों में बिल्डर फाइनली कन्विंस, कंफ्यूज और करप्ट थ्योरी पे चलता है और इन सोसाइटी के वॉरियर्स को चुप करा देता है, और जब वो चुप नहीं करा पाता है तो उसका अपना अगला सेशन शुरू होता है, आई विल फिक्स यू। मनी पावर, मसल पावर बिल्डर के साथ है, तो वो आपको डराने की हर संभव कोशिश करेगा, डिफेमेशन का थ्रेट देगा, दूसरे लीगल थ्रेट्स देगा, इवन इलीगल थ्रेट्स आपको मिलने लगेंगे। मैं नोएडा के एक ऐसे बिल्डर को जानता हूं जिसने अपने कुछ होम बायर्स को एक क्रिमिनल केस में, फैब्रिकेटेड क्रिमिनल केस में फंसा दिया, लोकल पुलिस के साथ कनाइवेंस में। जो होम बायर जिस समय ऑफिस में थे उस समय तोड़फोड़ के चार्ज लग गए उनके ऊपर। ये जो डबल ट्रैप इन बायर को मिलता है, जुडिशियल प्रेशर है, मैन्यूवरिंग भी है कि आप लोग शांत हो जाइए, ज्यादातर उसमें होम बायर चुप हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं क्योंकि जॉब का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है। कुछ और लोग होते हैं जिन्हें लगता है बहुत लंबा बिल्डर के साथ फाइट वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो जो छोटा रिवार्ड मिल रहा है, चाहे अपने लिए हो चाहे सोसाइटी के लिए हो, उसको लेकर चुप बैठ जाओ। बॉटम लाइन बहुत क्लियर है, होम बायर बिल्डर के खिलाफ अपनी लड़ाई ज्यादातर मामलों में नहीं लड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई केस स्टडी ही नहीं है, कोई इंस्टांस ही नहीं है कि होम बायर्स ने एक बड़े पावरफुल बिल्डर के खिलाफ सक्सेसफुली लड़ाई नहीं जीती हो, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम हैं, रेयर हैं एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में जहां ज्यादातर मामलों में बिल्डर क्रिमिनलिटी के बाद भी होम बायर्स की लड़ाई को में जीतता हुआ दिखता है। वो इन होम बायर्स को चुप करा देता है। अंत में आपको क्या करना चाहिए? अपने आंख और कान खुले रखें, बिल्डर को अकाउंटेबल बनाएं, अपने राइट्स के लिए लड़ें, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में नहीं खेलें। कैसे? कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पर ध्यान दीजिए। बिल्डर के प्रॉक्सीज को आइडेंटिफाई कीजिए जो होम बायर्स के बीच में है। उनका फ्रेंडली फाइट कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, रियल प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं हो रहा है। वो वॉलंटियर जो ओवर एंथुजियास्टिक हैं आपके पर्सनल ग्रीवांसेस के लिए भी, उनको सोसाइटी में कहीं लेजिटिमेसी की जरूरत तो नहीं है। जो सोसाइटी में वॉरियर के तौर पे आगे आते हैं उनका प्रिपेयर्डनेस क्या है, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली क्या वो लड़ने की हालत में हैं एक कॉमन कॉज के लिए? देखिए, इनजस्टिस और बिल्डर के हाई हैंडेडनेस के खिलाफ लड़ना आपका राइट है, लेकिन इस रियलिटीज को पहचानिए कि आप किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में तो नहीं खेलने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था इस सब्जेक्ट पे कि हम अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। उन सब एक्सपीरियंसेस के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है, ये एनालिसिस किया है। मैं जानता हूं बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट को ये बहुत तीखा लगेगा, उनको आई हैव रब्ड देम द रॉन्ग वे, बट क्या करूं, मैं तो इसी तरीके से सच बोलता हूं। फील फ्री टू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।